बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिन। नाजरीन, आज शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बैठा और इस बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जो 6 दरख्वास्तें आई हुई थी उसके मुकदमे की समाअत की। और आज मुकदमे की समाअत के इब्तिदा में ही अटारनी जनरल ने एक बार फिर वही जिसे कहते हैं कि वो बयान दोहराया जो वो पिछले चंद मुकदमात से सुप्रीम कोर्ट के सामने दोहरा रहे हैं, वो है फुल कोर्ट का मुतालबा। अटारनी जनरल के इस मुतालबे पर जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हुए, तमाम जजेस इस बात पर नज़र आए, उनके जो रिमार्क्स थे उससे ये लग रहा था कि वो अटारनी जनरल के इस मौक़िफ़ से जो है इत्तफाक नहीं करते और उन्होंने जो फुल कोर्ट बनाने की उनकी इस्तदा थी फ़िलहाल उसे कबूल नहीं किया। और जो रिकॉर्ड तलब किया गया था पार्लियामेंट से, जिसके लिए पार्लियामेंट ने भी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने यह फ़ैसला करना था कि रिकॉर्ड दिया जाना है या नहीं असलम भूतानी की सरबराही में, उस कमेटी के फैसले तक हुकूमत ने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया और कल तक की मोहलत अदालत में तलब किया। आज भी अगर हम देखें तो हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अटारनी जनरल, उनका रवैया वही था जो पिछले मुकदमात में हमें नज़र आता है। सर तस्लीम खम था अदालत के सामने, लेकिन जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है तो हुकूमत वहाँ जब पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो एक और सूरत में हमें नज़र आते हैं। आज भी वही हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 14 में से 13 अरकान ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके असासों के हवाले से तफसीलात जो है एक्साइज से, FBR से और महकमा जो हाउसिंग है उनसे तलब कर ली हैं। अब ये तलब की जा सकती हैं, कानूनी तौर पे नहीं की जा सकती। ये मामला तो अदालत और जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दरमियान है। लेकिन इस सारी प्रोसीडिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 रोज़ का लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने एक बार फिर उसी बात को दोहराया कि आइन 90 दिन के हवाले से इंतखाबात के मामले पर वाज़ेह है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने इसी खिताब में हुकूमत को यह भी बताया कि एक मॉरल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है उसकी मॉरल अथॉरिटी मौजूद है और उस पर अमल दरामद होगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। The important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan, agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It will not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented. नाज़रीन, चीफ जस्टिस के जो 2 साउंड बाइट्स अगर हम सुनते हैं उसमें एक तरफ आइन 90 दिन के हवाले से वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा सियासी लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो मुज़ाकरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे इब्तिदा करूँगा, क्या लग रहा है, मतलब अगर आइन 90 रोज़ के हवाले से वाज़ेह है तो फिर मुज़ाकरात की बात समझ में नहीं आती? देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन है सबको। पहले तो कन्फ्यूजन या जानबूझ के बाद दोस्त जो है वो 90 डेज यकीनन वो लिखा हुआ है 90, उसमें कोई शक नहीं है। मगर 90 डेज के साथ जो है आर्टिकल 224 के साथ आर्टिकल 254 भी मौजूद है। ये एक सूरत, उसको जब इसको पढ़ते हैं तो फिर उसको रोक लेते हैं, फिर बहुत सी चीज़ों को और बवजह जो है वो नहीं पढ़ा जाता। मसला सिर्फ ये होता है कि जब हम किसी साइड पे बैठे होते हैं, किसी एक पॉलिटिकल साइड पे, तो फिर हम उसी तरह की बात करते हैं। द मोमेंट साइड बदली हो जाए या अपने पे वो सूरत हाल पेश आ जाए तो फिर जो है ना हम दूसरी तरह की बात करते हैं। तो इस वक्त 90 डेज का जो है वो मामला जो है ना, एक तो इस हवाले से देखा जाना चाहिए 224 को 254 के साथ मिला के, या जो हम में से हर कोई जो बात करता है। 254 में क्या है कामरान साहब? वो टाइम जो है ना, वो अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई चीज अपने मुकर्ररा वक्त पे ना हो सके तो उसके लिए जो है दस्तूर रास्ता देता है। वो उसकी वक्त पे नहीं हुई
तो इनवैलिडेट नहीं होती, वैलिड ही। तो अब अगर वो 90 डेज गुजर गए और उसके बाद फर्ज कर लीजिए 190 डेज के बाद भी इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, उसको वो वैलिड ही इसको जो 254 ने दिया है। मगर मोमेंट जो है ना, वो हम में से किसी की भी जो है पोजीशन बदली होती है सियासी तौर पे, तो उसके वो जो है ना उसके अगेंस्ट जो है ना कोई दूसरा आर्गूमेंट ले आता है। एक तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वहां पे भी जो है आप उसको कह लें कि कंफ्यूजन जो है वो है। जैसे आपने दो मुख्तलिफ तरह की जो है ना एक स्पीच। कामरान साहब, ये तो कंट्रडिक्शन आपने बताई जो 254 का आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि आप लोग तो मुज़ाकरात से बाइकाट कर चुके थे। राना एहसान अफजल साहब को ऐड करूंगा। राना साहब, कामरान साहब बता रहे हैं कि आपके पास 254 का मामला था, और मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम का मामला होगा जो फवाद चौधरी साहब भी मेंशन कर रहे थे। तो थोड़ा सा आप लोग भी दिल बड़ा कर लेते, मुल्क क्राइसिस से बाहर निकल आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक मुझे समझ आती है, जहां आर्टिकल 254 मौजूद है तो फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आपको जरूरत नहीं है। ये काफी है कि अगर 90 जो टाइम एलोकेटेड है आइन के मुताबिक कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, बिल्कुल है, मौजूद है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाते तो फिर आप अगर उनको बाद में भी कर लेते हैं तो वो वैलिड होते हैं। देखें, आइन के अंदर ये तो मौजूद है ना कि आपने इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कराने। अगर इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स नहीं होंगे, अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर की सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है वो एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए जो है उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि फिर आइनी तौर पे वो इलेक्शन नहीं बनता। तो आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है, किसी 2/3 अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई तो तब भी कोई आइनी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वो इलेक्शन का स्केड्यूल आगे चला गया। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी वो काफ़ी था। अगर कोर्ट में इंटरवीन ना करती तो कोई आइनी मामला या कोई वो अचंबा नहीं मच जाना था। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ये समझा कि उसने इंटरवीन करना है और जो एक जुडिशरी का रोल है उससे तजावुज़ करके अब वो इलेक्शन कमीशन का भी रोल अदा कर रही है, वो और भी रोल अदा कर रहे हैं। तो ये फिर उनकी राना साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ किया है? सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आइन की तशरीह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि उनका हक है। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, आपको नहीं लगता कि हुकूमत अपनी हिकमत अमली में कामयाब रही? आप लोग ट्रैप हो गए, मुज़ाकरात के मामले में भी मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए। अब 6 रोज़ रह गए, 14 मई को इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स नहीं छपे, तो 14 मई का आपका हदफ हासिल तो नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, इस तरह है कि कोई भी दस्तूर या कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आपके पास बाज़ रूल्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुल्क चलाने के लिए हम लोगों ने एक आइन बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उस आइन, अच्छा, अब यहाँ पे 3 इदारे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं और वो एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ चेक है हर एक के दरमियान में। सही। वो ये है कि हम एज अ पार्लियामेंटेरियन हम लॉज बना सकते हैं। सही। उसमें 2 किस्म के लॉज हैं। एक जिसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो कि एक्ट कहलाता है, और एक जिसके लिए जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप उसमें कोई इजाफा कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं या चेंज कर, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द टोटल हाउस, नॉट अटेंडेड, टोटल, दोनों के टोटल हाउस, ज्वाइंट हाउसेस। ठीक है। अब उसमें यह है कि हमारा इख्तियार है लॉ बनाना। सर, उस लॉ के इंटरप्रिटेशन, इन चीजों पे इतनी डिबेट हो चुकी है। सर, बेसिक प्रिंसिपल यही है। बेसिक प्रिंसिपल हम एवरी प्रोग्राम में उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरा जो आपसे सादा सा सवाल है कि आपके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इंप्लीमेंट होना था 14 मई का इंतखाब, मेरा सवाल पॉलिटिकल है कि हुकूमत कामयाब रही आप लोगों को डिट्रैक्ट करने में, एंड रिजल्ट बताएगा, 14 मई को इंतखाब नहीं होगा। देखिए, 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 14 मई को ये हो जाए, तो इसका मतलब है 2 चीज़ें हुई हैं। एक, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो बीच में आता है। ठीक है। नंबर 2, अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग है, आइन वो भी गलत कहता है। अच्छा, आइन में आप बिल्कुल 254 कहते हैं कि उसमें नजरिया ज़रूरत है। नजरिया ज़रूरत आपको
ये नहीं है कि अगर मैंने आज नहीं कर सकता तो आज से 10 साल बाद करा लो। मुज़ाकरात की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो नजरिया जरूरत नहीं है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की। हुआ ये था कि फारूक एश नाइक ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पार्टियां मुत्तफिक हैं मुज़ाकरात करने में तो कर लें। और मुज़ाकरात की बेसिक्स में जो पीडीएम स्पेस दी ना, अगर ना देती तो मुज़ाकरात नहीं होने थे, ना देती तो मुज़ाकरात की जरूरत तो जिंदा हुआ ना सर। नहीं देखिए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको एक मौका दे रहा है, ठीक है। अब उसमें सिंपल सी बात यह है कि 3 चीजों के ऊपर मुज़ाकरात हो रही थी। नंबर 1, आप 14 मई से थोड़ा सा आगे चले जाओ, पीटीआई मान गई कि हम इस पे लचक दिखाते हैं। नंबर 2, एक दिन सारे इलेक्शंस करा लो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि एक दिन में हो, ठीक है। तो हमने कहा अमेंडमेंट के बाद है सर, पिछली प्रोग्राम में भी हमारा बहस हो चुकी है। कोई नहीं है सर, देखिए मेरी बात सुने। जब आपने कोई एक असेंबली डिसॉल्व कर दिया, उस असेंबली के इलेक्शन 90 डेज में होने ही होने हैं, सही, ठीक है। या तो आप इससे पहले हमारी कभी मेरा ख्याल है कोई सिंगल असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई ना, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आर्टिकल 224(2) आ रहा है ना, उससे पहले तो कभी वो नहीं हुआ था। और तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने कहा है कि जो भी इलेक्शंस जीतेगा सारे उसको मनोमान मानेंगे। इस पे पीटीआई ने कहा हम करने को तैयार हैं, लेकिन इसमें हुकूमत नहीं करे। अब उनकी नीयत खराब है। अब अगर नीयत खराब है उसका हम कुछ कर नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो हुकूमत की नीयत पर भी बात करेंगे और कुछ और अहम गुफ्तगू भी चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर की तकरीब में की है, उस पर भी बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे थे कि हुकूमत की नीयत का मामला था, इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हुए। कामरान मुर्तज़ा साहब और राना एहसान अफजल के पास जाने से पहले चीफ जस्टिस ने अपनी जो लाहौर की तकरीर थी उमर अता बंदियाल साहब ने, उसमें एक बहुत अहम वाक़े का 1968 के एक जस्टिस कार्नेलियस के वाक़े का जिक्र किया। चाहूँगा कि पहले आप उसे सुने। In 1968, he was to retire in May of 1960, but his colleague, Justice S.A. Rahman, who had worked with him for years in the Supreme Court, was to retire before then. So in order that Justice S.A. Rahman may become Chief Justice also, do you know what Justice Cornelius did? 2 months prior to his retirement, he resigned from office. He sacrificed. This was a man who had the capability to give and to share. These are the qualities which I submit respectfully judges must have if they have to do justice. चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस कार्नेलियस के वाक़े का जिक्र करके कामरान मुर्तज़ा साहब आपके ख्याल में क्या पैगाम दिया है और किसे दिया है? पैगामात इसके 10 मतलब निकाले जा सकते हैं और ज्यादा बेहतर मतलब चीफ साहब को खुद पता होगा, मगर बात तो यहाँ पे और है। जो हम पैगाम देते हैं वो पैगाम भी जो है ना, वो अक्सर हमने उनको सामने भी बताया और मीडिया पे भी बता देते हैं। सही। कि जब आदमी लीडिंग रोल में होता है तो सबको साथ लेके चलना होता है। सही। और बात तो आप जिनको लीड कर रहे होते हैं उनमें से मुमकिन तौर में किसी में कोई आपको कमी खामी नजर भी आ सकती है, मगर इसके बावजूद चूंकि आप लीड कर रहे होते हैं तो उसको आपने सबको साथ लेके चलना होता है। और वो चलना उसके ईद के बाद कामरान साहब हमें ईद मिलन पार्टी तो नजर आई और 15 रुकनी जो बेंच है उसमें से 14 जजेस ने वहां शिरकत की। बिल्कुल, फिर कोई माइनस नहीं होना चाहिए ना, फिर कोई माइनस नहीं होना चाहिए। और स्पेशली ऐसा हो सकता है काजी साहब खुद ना गए हों। मैं किसी को फेवर या किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लीडर जो लीड कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारियां दोहरी होती हैं, एक कुलीग की करने की, तो वो फिर उसमें जो ना उसको अपनी वो जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। कामरान साहब, आपके ख्याल में जो आज अदालती प्रोसीडिंग्स थी 8 रुकनी बेंच की, उसमें हमें नजर आया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट पे तैयार नजर नहीं आई, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो रिकॉर्ड तलब कर लिया एक मुअज़्ज़िज़ जज का, तो लड़ाई तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है दोनों हॉट एंड कोल्ड दोनों इकट्ठे चल रहे हैं इस वक्त। आप इससे पहले देखें ना कि मामला जो है ना वो, वरना अगर कोई सिर्फ जो है ना हार्ट होता तो फिर जो है ना वो बाज केसेस फिक्स हो जाते शायद। सही। और केसेस फिक्स नहीं हुए हैं और उसके बावजूद जो है ना वो मामला जो है ना तो एक दूसरे को गुंजाइश भी दे रहे हैं और साथ जो है ना वो सख्ती भी चल रही है दोनों तरफ से, गुंजाइश।
हुमायूं मोहम्मद साहब, कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं हॉट एंड कूल चल रहा है इसीलिए नताइज नहीं आ पा रहे। इस हॉट एंड कूल के चक्कर में जो भी है शाराए दस्तूर पर सफरर तो पीटीआई ही नजर आती है। जी, आई टोटली डिसएग्री कि सफर और पीटीआई नज़र आ रही है। देखिए, पीटीआई एक स्ट्रगल कर रही है। पीटीआई ना मानते हुए भी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ऑनर कर रही है। हालांकि उनके बाद फैसलों से पीटीआई वो नहीं थी, लेकिन वन हैज़ टू ऑनर दैट थिंग। अनफॉर्चुनेटली बाज़ पार्टीज़ का अगर आप पास्ट देखें तो उनका पास्ट इसी तरीके से है कि दे हैव गॉन हेड ऑन विद द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर्स टू क्या कह सकते हैं, इंटरप्रेट द लॉ। वो क्या करते क्या नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाता नहीं बनाता, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना जो रूल्स ऑफ 1980 में ऑर्डर 11 में आता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास वो पावर है। और अगर किसी जगह पे लेट्स से अगर एक हेयरिंग पिटीशन होती है और उसमें बेंच की तश्कील को चैलेंज नहीं किया गया, सो मोटो की जो अथॉरिटी, देखे ना वो सो मोटो तो आर्टिकल 184 आते हैं ना, वो आर्टिकल 144 होता है। इसमें जो है वो बेंच होता है कि बेंच 15 फुल बेंच होगा या 8 बेंच होगा। राना साहब से ऐड करूं कि उन्होंने कानून साजी क्या की है। कामरान मुर्तजा साहब चूंकि मुज़ाकरात से बाइकाट कर गए, इसलिए मैं चाहूंगा कि राना साहब रिस्पॉन्ड करें। राना साहब, आप लोगों को एतराज सोमोटो के मामले पर है या चीफ जस्टिस के बेंच तश्कील देने पर भी आपको एतराज है? उनको सुप्रीम कोर्ट पर एतराज। देखिए, जो एक्ट है ना, वो तो सुओ मोटो की पावर्स को उसके ऊपर फोकस्ड है। और देख रहे हैं सर, वो कह रहे हैं सो मोटो की पावर्स पे हमने कानून साजी की है जी, जो कि बजाय के फर्द वाहिद के ऊपर वो पावर हो, वो एक 3 मेंबर कमेटी जो जजेस की होगी सुप्रीम कोर्ट के, वो उसके ऊपर फैसला साजी करेगी कि कौन सा सुओ मोटो जो है वो लेना चाहिए। जो पब्लिक कह लें कि अवाम के इसके अंदर 2-3 चीजें मैं और भी ऐड करना चाहूंगा बड़ी डिटेल में। अभी वो मेरे पीटीआई वाले भाई ने बताया कि एक्ट क्या होता है और आईनी तरमीम सर, ये सारी बातें राना साहब हिस्ट्री और रोज डिबेट हो रही हैं। आज के पॉइंट पे रहें कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, आगे तो ये द बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल है और असूली तौर पे उनको बॉल को छोड़ देना चाहिए है। और ये मामला जो है सियासी मामला सियासतदानों की तरफ ही रहने देना चाहिए है, चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो उनका रोल है, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो गाइडलाइन देती है सेपरेशन ऑफ पावर, उसके अंदर, उस रोल के अंदर उनको खेलना चाहिए। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उनका रोल भी है, किरदार भी है, लेकिन इंटरप्रिटेशन करते हुए वो आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना होगा। तो बाकी आइन में तरमीम का इस वक्त तो मामला नहीं है। हुमायूं साहब, जो बात राना साहब कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने जो है ना सोमोटो पे चैलेंज किया। इस वक्त ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये आर्टिकल 184 के अंदर तरमीम लाने की कोशिश करें, जो ये कर नहीं सकते। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आइन के अंदर वो तरमीम नहीं की, ठीक है, कोई तरमीम नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस वजह से कि डिले हो रहा था और उसके पास ये बात जा रही थी, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे कहा हुआ है कि 90 डेज में कर लो। लेकिन जब आपका इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो, जब आपके जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो वो बिल्कुल बायस्ड हो, उनका काम होता है वो करना, वो अपने काम से तजावुज कर रहे हैं। आपने था सर, देखिए, लगाने का, अगर मैंने आपको लगा दिया और आप यहाँ बैठ के सबको गालियां देते फिर, दैट डजंट मीन, हाँ तो ठीक है, बट दैट डजंट मीन यू शुड sit there and keep on abusing people। ये याद रखें, मैंने गलत लगा सकते हैं। जब तक वॉलंटियरली मैं रिजाइन नहीं करूं, आप मुझे निकाल नहीं सकते। निकालने के तरीके भी हैं। देखिए, अगर ये लोग बैठ के किसी एक, मैं तो समझता हूं ये लोग आज एक जज का कर रहे हैं ना, जज के अलावा बहुत सारे लोगों को बुला के, जिस तरीके से मुज़ाकरात चल रहे हैं सर जी, पीएसी के अंदर बहुत सारे लोगों को बुला के उनके भी देखने चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज कहां से कहां पहुंच गई है। फिलहाल तो 13 लोगों ने एक जज के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। वो तो तरीका ही इनका यही है। इनसे पूछे, बाकी से पूछे ना, इनसे पूछे वो जो अपने वो एक साहब है, वो कहते हैं कि मेरे और मेरे वाले साहब में 75 साल में सिवाय एक प्लॉट भी नहीं आया था। वो 50 चीजें उनकी निकल आई हैं, 50 चीजें निकल आई हैं। चले कामरान साहब, आपके ख्याल में जो मौजूद जज साहब के रिकॉर्ड तलब किए गए, आप खुद कानूनदान भी हैं और कानून साज भी हैं, इस मामले को कहां पहुंचते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो ना, इसमें तलखी शायद बढ़ जाएगी मजीद। सही। हाँ, हालांकि मैं इस बात का हामी नहीं हूँ, मैं इस बात का हामी हूँ सही कि मेरा
आप जैसे कोर्ट कर सकती है, तो इस तरह से कोर्ट का एहतसाब दूसरा कोई इदारा करे। और इसी तरह से मेरा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है कि उसका भी आप कोई तीसरा अदारा करे। ये अपना एहतसाब खुद करने का तरीका जो है, ये मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें कौन सा मामला फिक्स करना चाहें कर ले। मैं एज ए प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, किसी शख्स के हवाले नहीं कर रहा। लेकिन कानूनी तौर पे एक जज के हवाले से रिकॉर्ड पीएसी तलब कर सकती है कामरान साहब? क्योंकि मुझे ये बताया गया, मैंने कहीं पे इस मामले पे काम कर रहा था, कि फारूक लगारी साहब, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, हेलीकॉप्टर केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस्तेहकाक कमेटी की एक ज़ैली कमेटी ने उन्हें बयान देने के लिए बुला लिया था। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ कंट्री, मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उसे भी जवाब देना पड़ा था पार्लियामेंट को। उसमें ऐसा है कि प्रेसिडेंट जो है ना पार्ट ऑफ पार्लियामान होता है, तो पार्ट ऑफ पार्लियामान तलब कर सकते हैं, या बाकी जितने भी महकमे हैं उनको तलब कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो मैं अपनी इनेबिलिटी जो है ना वो मैं मानता हूँ। यहाँ पे जो है एहतसाब का जो मामला है आर्टिकल 209 के नीचे है उनके, और यहाँ पे तलब करने का मामला जो है ना मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, मैंने उसमें रेलेवेंट रूल देखे नहीं है, वरना मैं चले अच्छी बात है। राना साहब, कामरान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने रेलेवेंट रूल नहीं देखा, इसलिए वो कमेंट नहीं करेंगे। हुमायूं साहब मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप जज को नहीं बुला सकते या रिकॉर्ड उनका नहीं मांग सकते, तो अब आप लोग सीधा सीधा लड़ाई कर रहे हैं सर 97 की तरह? देखिए, इसके अंदर अगर इसको थोड़ा सा हम स्टडी करें कि जो इदारा कानून बनाता है और आइन बनाता है, जो वो अथॉरिटी रख सकता है कि वो आइन के अंदर अमेंडमेंट करे, और जो पावर्स देता है उस आइन के जरिए और अदारों को, तो वो डेफिनेटली इदारा सुप्रीम कंसिडर किया जाता है, और वो अदारा फिर तलब कर सकता है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो रूल्स और प्रोसीजर्स जो बनाने की अगर इजाजत भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो वो पार्लियामेंट ने आईनी तौर पे उनको दी है, तो वो उस लिहाज से एक सुपीरियर अदारा है। जो पार्लियामेंट है वो तलब कर सकता है। एक और सिर्फ जो मैं बात करना चाह रहा था, देखिए आर्टिकल 191 अगर पढ़े कोई, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने, यानी कि आइन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक। तो आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते थे बना लेते, आप लोगों ने तो खुद एक टाइमिंग पे आके ऐसा फैसला किया है। आपके फैसले पे हो सकता है एतराज ना हो कि जी ठीक है ये रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत है जिसकी वजह से आपकी नीयत मशकूक है। टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक? देखिए पार्लियामेंट क्या, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या, हुमायूं साहब कह रहे हैं, कुछ सुन लें सर। सर आप जो कह रहे हैं ना कि आर्टिकल 191, राणा साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों, इसकी क्या वजह है कि ये टाइमिंग दुरुस्त है। टाइमिंग इसलिए दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी तो आवाज आ रही है ना कि आप ये आपका पॉइंट हुमायूं रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपने जो आर्टिकल 191 का जिक्र किया है, कामरान मुर्तजा मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन आप फोर्थ स्केड्यूल में लेजिस्लेटिव फेडरल लिस्ट में देख ले, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें आप एक्चुअली एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हैज टू डू देयर ओन रूल्स, तो उस वजह से वो उस पर अप्लाई नहीं होता। हमें एक्चुअली देखिए, हमें एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा। अगर आप वो नहीं बदलते हैं तो आपकी मर्जी, जो मर्जी कर ले, लेकिन दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर एंड। फोर्स ये आइन है, सही आइन कहते हैं। सर आप दोनों आइन और कानून के मामले में अपनी अपनी बात पर अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, लेकिन 14 मई को इलेक्शन अगर नहीं होते तो 14 मई के बाद राणा साहब आपकी हुकूमत की कुर्बानी होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? देखें सर, सुप्रीम चीफ जस्टिस कह रहे हैं उनका अदालती हुक्म मौजूद है और उसकी मोरालिटी है, तो फिर उसके बाद आपकी हुकूमत कैसे बचती है? देखिए, अदालती हुक्म के ऊपर पैरवी हुई और पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस बिल पेश किया गया जो पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो एक ही सोल्यूशन बनता है, अगर वो बिल्कुल अगर टेक ऑन करना चाहते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट को टेक ऑन करें। चले, और पार्लियामेंट को ना, क्योंकि ये फैसला वजीर आजम का है, ये वजीर आजम का फैसला नहीं है, ना ये फैसला काबीना का है, ठीक हो गया, फैसला पार्लियामेंट का है। आप कह रहे हैं फैसला पार्लियामेंट का है। कामरान साहब, एक तासुर यह है कि 14 मई तक खामोशी रहेगी और 15 मई की सुबह जिसे कहते हैं वो फाइनल काउंटडाउन होगा शाहराह दस्तूर पर। एज ए कानून साज और कानूनदान ऐसा ही देखते हैं? मेरा ख्याल है कि जो मैं एक जो पॉलिटिकल वर्कर जो है इस पे कमेंट करता हूँ कि इसमें शायद जो कुछ भी है, जो मुज़ाकरा चल रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है, ये किसी इंतजाम के नीचे हुआ है। सही, तो इतना ही कहना काफी है। मतलब आपको लग रहा है कि तसादुम नहीं होगा?
मुझे लगता है कि तसादुम नहीं होगा और कोई इंतज़ाम है, और उस इंतज़ाम के नीचे जो है ना वो फिर मामले जो है वो उसके बाद है। इससे पहले जो सूरत हाल थी इंतजाम में 14 मई को इलेक्शन है कामरान साहब? नहीं, 14 मई में इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पे होंगे, और उसमें उस इंतजाम के तहत जो है कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हुकूमत भी अपने वक्त पे जाएगी, कोई इसमें हुमायूं मोहम्मद साहब, कामरान साहब कह रहे हैं कि कोई इंतजाम हो गया है, आप लोग अगर बैकडोर कोई बातचीत कर रहे हैं तो बता दें सर। देखिए, एक ही इंतज़ाम हो सकता है कि दोनों जो मेन लेसे इस वक्त हुकूमत जो कि 13 पार्टियां और पीटीआई, ठीक है, अगर ये मिलकर ये शॉर्ट बताएं कोई इंतजाम के तहत कुछ हो रहा है या 15 मई को आप लोग सुप्रीम कोर्ट के रोस्ट्रम के सामने अगर इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि इलेक्शन हम दरमियान में सितंबर में कर लेंगे, ये लोग जून में डिसॉल्व कर लेंगे या जून के मिडिल में डिसॉल्व कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, तो प्रोबेबली हम लोग मिल के एक इसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे के निकल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुना देगी, उस डिसीजन के बेसिस पे क्या क्या होगा वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली चाहेंगे। उसके बाद किसकी कौन कौन नाअहल होता है, किन किन के ऊपर वो लगता है, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, हमारे उससे कोई लेना देना। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, कामरान मुर्तजा साहब, राना एहसान अफजल साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान क्यों परेशान है, क्यों इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और एससीओ समिट में बिलावल ने कैसे भारत को करारा जवाब दिया, इसके हवाले से आपको तफसील बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे और शाराए दस्तूर की बात कर रहे थे, जहां पे पार्लिमान और अदलिया हमें अभी तक आमने सामने नजर आती हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर की जाने वाली तनकीद, बिलखुसूस फवाद चौधरी और शीरी मजारी साहिबा ने उनके हाथ जोड़कर जो नमस्ते का मामला है उससे लेकर उनका जो नैरेटिव था उस पर भी काफ़ी तनकीद की। यहाँ तक कि ये तजावीज़ भी दी गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इजलास में शिरकत की जा सकती थी। बहुत से लोगों ने इस दौरे के लिए और इस ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को नातजुर्बेकार करार दिया और बताया कि वो बहुत छोटे हैं। माजी में पाकिस्तान के पास एक वज़ीर ख़ारजा रहे जिनके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है। तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा की एक छोटी सी कारकर्दगी आपके सामने रखते हैं। एक तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा की कारकर्दगी आपने देखी, और हिंदुस्तान में एक नातजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा की कारकर्दगी भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, नातजुर्बेकार कहने वाले लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो नातजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा है। नातजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा ने कुलभूषण यादव से लेकर समझौता एक्सप्रेस और इसके अलावा जो भारत की रेशा दवानियाँ पाकिस्तान और उसकी आवाम के हवाले से रही हैं, उन्हें भारत के अंदर बैठकर भारतीय मीडिया पर एक्सपोज किया। इसलिए उनकी इस मीटिंग में शिरकत ज़रूरी थी। लेकिन वो खुद क्या कहते हैं कि वो क्यों गोवा गए और क्या इंतखाब क्यों किया, सुनिए। नाजरीन, अगर ये नातजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा हैं तो ऐसी नातजुर्बेकारी बेहतर है जिसने भारत को भारत में बताया कि किस वजह से बायलैटरल टॉक्स नहीं हो सकते और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है वो उस पर कायम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा इसलिए भी अहम था कि इसके फौरी बाद एक जो नेगोशिएशंस का सेशन है चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, यहाँ पाकिस्तान में हुआ, और बताया ये जाता है कि मज़ीद भी जो ख़ित्ते के पड़ोसी ममालिक हैं उसकी तरफ बिलावल जा रहे हैं। तो आज जो अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा हैं कायम मकाम अफ़गानिस्तान के इमारत इस्लामी के, उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे ये लगता है कि जो आगे की बात हो रही है वो जियो इकॉनमी की बात है। क्योंकि आज अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने एक सेमिनार से ख़िताब किया और उन्होंने जो ओवरऑल गुफ्तगू थी, मां सिवाय एक पॉइंट के जिसमें उन्होंने फिर तजवीज़ दी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, जिस पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या जो पाकिस्तान के पार्लिमान है वो मुत्तफ़िक अभी तक नज़र नहीं आती है, वो जो है उन्होंने एक तजवीज़ दी। उसके अलावा उनकी जो गुफ्तगू थी वो इकॉनमी के हवाले से, रीजन की कनेक्टिविटी के हवाले से और मुश्तरका मंसूबों के हवाले से थी। नाज़रीन, इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो है, हम आज देखते हैं कि कुछ रोज़ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुसल्लह अफ़वाज के जो आला अफसरान हैं उन्हें हदफ़ तनकीद का निशाना बनाया। खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि उन्होंने चंद रोज़ कब लाहौर में DGC मेजर जनरल फैसल नसीर, जो कि ISI इंटरनल विंग के एक अहम ज़िम्मेदार हैं, उनका नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए। सुनिए क्या कहते हैं। जान को खतरा है। दो दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे
जनरल फैसल नसीर था। नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से माजी में भी ये इल्ज़ाम बगैर नाम लिए लगाए जाते रहे, इस बार नाम लेकर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह बताया जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें वही उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने लिए पहली सी मोहब्बत जो इस्टेब्लिशमेंट से माजी में मांगते थे वही मांग रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो इदारे और उनके अफसरान को मुतनाज़ा बना के अपने अहदाफ का उसूल चाहते हैं, जिसके हवाले से इदारे का साफ जवाब है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।